हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके मैं वीडियोस लाऊंगी, तो उस सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। और आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के सोर्सेस की। ओके, सोर्सेस जिसको हिंदी में हम लोग स्रोत बोलते हैं। हम लोगों को सोर्सेस की जरूरत क्या है, वाई वी नीड सोर्सेस फॉर हिस्ट्री। सबसे पहली बात तो ये, तो एक छोटा सा मैं इंसिडेंस यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगी और उसके बाद मैं समझाऊंगी हिस्ट्री के सोर्सेस को। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई झगड़ा हुआ, राइट? झगड़ा हुआ, तोड़फोड़ हुआ, वहाँ पे लोग थे, लोगों ने उसको देखा। और उसके बाद जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी उस इंसिडेंस के बारे में अभी जान रहे हैं, राइट? तो उन लोगों को उस इंसिडेंस के बारे में कैसे पता चला? या तो जिन लोगों ने देखा था उनके थ्रू, या तो वहां पे जो तोड़ फोड़ में जो भी सामान टूटा फूटा बिखरा पड़ा था उसके थ्रू, राइट? तो यही सेम चीज जो होता है वो हमारे हिस्ट्री के साथ होता है। बिकॉज हिस्ट्री में हम काफी पुराने इंसिडेंसेस को जानते हैं, पढ़ते हैं, तो उस समय के जो लोग हैं या उस समय से रिलेटेड जो लोग हैं वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, राइट? तो इस कारण से उस समय के जो सामान हैं या उस समय के जो लिटरेचर हैं, बुक्स हैं, उसको बेस बना के हम लोग हिस्ट्री राइटिंग का काम करते हैं। और जिन चीज़ों को बेस बना के हम लोग हिस्ट्री को लिखने का काम करते हैं उसे हम लोग सोर्सेस या स्रोत बोलते हैं, ठीक है? एक और चीज़, यहाँ पे पूरा जो हमारा हिस्ट्री है विच स्टार्ट्स फ्रॉम ह्यूमन इवोल्यूशन, जब से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है, मानव इस धरती पे आया है, तब से हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पहले का जो हम लोग जिसको स्टोन एज बोलते हैं, उस समय का तो हमारे पास कोई रिटर्न सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। और अगर हम लोग ऐसा बोले कि मोर देन 90% ऑफ आवर हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ओनली, तो ये गलत नहीं होगा। इस बेसिस पे हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सोर्सेज के बेसिस पे, और ये है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, राइट? हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज प्राक इतिहास और प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल, राइट? तो प्राक इतिहास और प्राग इतिहास, आप दोनों में से कुछ भी इसको बोल सकते हो, लिख सकते हो। दिस इज आद्य इतिहास एंड दिस इज इतिहास या ऐतिहासिक काल, राइट? तो ये जो डिवीजन है वो किस हिसाब से हुआ है ये आप देखो। हालांकि डायरेक्टली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज ये टाइम डिवीजन आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, बट यू शुड नो दिस, तभी आप बता पाओगे कि किस पीरियड के लिए कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, राइट? और किस तरीके से हम उसका यूज करके हिस्ट्री लिखने का काम करते हैं, राइट? ये जो हमारा प्री हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का ऐसा पार्ट है, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा काल है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन सोर्स अवेलेबल नहीं है। नो बुक, नो लिटरेचर इज अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। यानी कि हम लोग इसके बारे में सिंपली एक वर्ड में आप याद रख सकते हो, नो रिटन सोर्सेस, राइट? जो भी आपका स्टोन एज हो गया वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा, राइट? आद्य ऐतिहासिक या प्री हिस्टोरिक पीरियड हम लोग हिस्ट्री के उस पार्ट को बोलते हैं जिसके बारे में हमारे पास कुछ means we can say in very few amount we are having literary sources or written sources but we don't use it। चाहे तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हो, या फिर हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे हो, या फिर उस समय का स्क्रिप्ट हो लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं हो। इट मीन्स रीजन जो भी हो, हम लोग उस पीरियड के रिटन सोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली, देन दैट इज आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को रख सकते हैं, राइट? बिकॉज वी आर नोइंग कि उस समय में जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था उसको हम लोग खोज तो पाए हैं बट अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए, राइट? तो वो इसमें आ जाएगा। और अब उसके बाद जितने भी या फिर हम लोग बोले कि जो भी टाइम पीरियड इसके बाद आता है जिसके बारे में हमारे पास रिटन सोर्सेज अवेलेबल है, तो ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट होगा जिसको हम लोग ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक पीरियड के बारे के नाम से जानते हैं, राइट? तो ये सारा कुछ आपका है।
अगर हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें जो आपका स्टोन एज वाला पीरियड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बिकॉज आई थिंक एक बार ये स्टोन एज से सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग सो लेस टाइम, और उसमें हम लोगों को पूरा 4 पार्ट, इट मीन्स एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न वर्ल्ड, हर कुछ कवर करना है, सो दैट जो कुछ भी नहीं पूछा जाता है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रीफली देखते हुए स्किप करते चलेंगे, राइट। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये स्टोन एज वाला जो पार्ट है वो हम स्किप करेंगे। इसमें एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एंड दैट इज नवपाषाण काल जो है उसको क्रांति की संज्ञा क्यों दी जाती है, दैट इज समवॉट इम्पॉर्टेंट। नियोलिथिक पीरियड को एक रिवॉल्यूशनरी पीरियड क्यों बोला जाता है, ये एक स्टोन एज में इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग देख लेंगे, राइट। अभी फिलहाल हम लोग सोर्सेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने ये पीरियडाइजेशन का जो है कि किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है सोर्सेज के बेसिस पे, आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से समझ लिया होगा, राइट। अब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं। हालांकि जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, राइट, लाइक अगर हम लोग मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं, जब हम लोग मॉडर्न चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मौर्य काल में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो यही होगा कि मौर्यकालीन इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल हम पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, पूरे एंशिएंट पीरियड को देखेंगे कि एंशिएंट पीरियड के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें तो इसको दो टाइप के सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, राइट। फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल and second is literary sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, एंड लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग साहित्यिक या साहित्यिक ही हम लोग बोल सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जो भी रिटन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आइदर इन फॉर्म ऑफ वेद, एपिक, आपके बुक्स, अदर बुक्स जो सेक्युलर बुक्स हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, जितने भी बुक्स हैं वो आपके साहित्यिक में आ जाएंगे। और पुरातात्विक स्रोत में जो नॉन रिटन फॉर्म में, पुरातात्विक स्रोत हम लोग कहते हैं किसको है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अभी काफी टाइम पहले एक बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, राइट, खासकर हिमालयन रीजन में, ठीक है। चलो छोड़ो, आपको वो अगर नहीं भी याद हो, कहीं पे भी अगर भूकंप आता है या फिर कहीं पे सुनामी आता है या फिर कहीं पे कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, वहाँ के लोग, वहाँ का जो पूरा एरिया होता है वो पूरा तबाह हो जाता है, पूरा जो घर होता है वो मतलब क्या हम लोग उसको बोल सकते हैं, टोटली वो डिक्लाइन हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, राइट। अब आप ऐसा सोचो कि आज से 1000-2000 साल बाद जब उस जगह को एक्सकावेट किया जाएगा, उस जगह की खुदाई की जाएगी, तो क्या होगा। ऑफ कोर्स उस जगह के लोग जो बर्तन यूज करते थे वो मिलेगा, उस जगह के लोग जो सामान यूज करते थे वो मिलेगा। सेम थिंग हैपन विद आर हिस्ट्री ऑल्सो, मीन्स आर पास्ट इवेंट्स ऑल्सो। ये सेम चीज हमारे पास्ट इवेंट्स के साथ भी होता है। जैसे हमारे पास्ट में जिन लोगों ने जो सामान यूज किया था, आइदर पॉटरी और क्लॉथ्स और ज्वेलरी और एनीथिंग, आइदर इवन वी कैन से बरियल्स ऑल्सो, जो उनका जो डेड बॉडी वो दफनाते थे, उन चीज़ों से भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। चाहे फिर कॉइन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि उन लोगों ने यूज़ किया था और आज हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ आवर हिस्ट्री, राइट। इसमें बहुत सारे चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपका इंस्क्रिप्शन हो गया। इंस्क्रिप्शन मीन टू से अभिलेख, इंस्क्रिप्शन अभिलेख, राइट। उसके बाद कॉइन्स हो गए। कॉइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी से हम लोग किसी भी पीरियड के बारे में सही डेट और सही टाइमिंग डिसाइड कर पाते हैं कि किस समय ये सिविलाइजेशन या ये पीरियड फ्लोरिश हो रहा था, राइट। या फिर हम लोग बाउंड्री जो होता है किंगडम का, उसको भी डिसाइड इसके थ्रू कर पाते हैं, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन हो गया, कॉइन हो गया, बिल्डिंग्स हो गए। हालांकि बिल्डिंग्स उस स्थिति में अभी नहीं है कि पूरे
पूरा इंफॉर्मेशन उससे लिया जा सके, बिकॉज एंशिएंट पीरियड काफी पहले का ये है, काफी कुछ वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इसका, लेकिन फिर भी जो भी कुछ अवेलेबल है उसका यूज हम लोग हिस्ट्री राइटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिक्के हो गए, और इसको हम लोग पूरा बिल्डिंग तो नहीं बोल सकते, इसको हम लोग भवन का अवशेष बोल सकते हैं, यानी कि भवन अवशेष या भग्नावशेष भी कई कई हिंदी बुक्स में लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो भवन आपके हो गए। फिर उसके बाद और आपका इसमें हम लोग पॉटरी डाल सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग पेंटिंग्स की बात कर सकते हैं। आप लोगों ने अजंता और एलोरा के बारे में पढ़ा होगा। लिटरेरी सोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो लिटरेरी सोर्सेस को हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो गया देसी, राइट, और एक हो गया विदेशी। ठीक है, देशी में आपका इसको भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया रिलीजियस, जिसको हम लोग धार्मिक बोलते हैं, और सेकेंड इज धर्मेतर, जिसको हम लोग सेक्युलर बोलते हैं, राइट। फिर इस धार्मिक वाले में भी आप थ्री टाइप्स के सोर्सेस बुक्स को देखते हो। एक आपका हो गया ब्राह्मण, इट मीन्स विच इज रिलेटेड टू ब्राह्मण धर्म रिलीजन। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड बुद्धिज्म टेक्स्ट हो गए, जैन धर्म से रिलेटेड जैन टेक्स्ट हो गए। तो ये 3 टाइप के धार्मिक साहित्य देखने को मिलता है। फिर धर्मेतर साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, लाइक जो भी प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा में जो भी बुक्स लिखे जाते थे, या फिर जो किंग्स के बारे में लिखे जाते थे, किंगडम के बारे में लिखा जाता था, या फिर जो उस समय की घटनाओं को देखते हुए लिखा जाता था। जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, या फिर हम लोग अगर बात करें उससे पहले के पीरियड के लिए तो फिर चंद्रगुप्त के टाइम में मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था, या फिर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। ये सारे बुक्स जो है वो धर्मेतर यानी कि सेक्युलर टेक्स्ट में आ जाएंगे, राइट। विदेशी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग मेनली तीन टाइप के हिस्टोरियंस को, या फिर नॉट हिस्टोरियंस, 3 टाइप के टेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक तो अरेबियन हो गया आपका, सेकेंड आपका चाइनीज हो गया, चाइनीज टेक्स्ट जो कि यहाँ पे आइदर दे केम फ्रॉम फॉर वी कैन से रिलीजियस पर्पस और एनीथिंग एल्स, उन लोगों ने लिखा था, और उन लोगों के जो भी ट्रैवलग जिसको हम लोग बोलते हैं, यात्रा वृतांत, राइट, इन इंग्लिश ट्रैवलग, तो वो अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका यूज हम लोग हिस्ट्री राइटिंग के लिए करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है थर्ड जो है, दैट इज मैंने बताया अरेबियन, चाइनीज एंड ग्रीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोमन ग्रीक। तो आज हम लोग इतना लिटरेरी सोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे। फर्स्ट हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो टू ब्रॉड, और एक दिन में सारा कुछ कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। और आप लोग एक काम करो, आप लोग जिस भी बुक के लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो वो बुक आप लोग ले लो, ठीक है, और उस बुक को जो भी टॉपिक यहाँ पे मैं बता रही हूँ, आप उस बुक को देखो, पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करो, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बात किया पुरातात्विक स्रोत के बारे में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी हालांकि ये जो मैं अभी बताने जा रही हूँ ये मुझे बताना चाहिए था लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोनों बताने के बाद, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज अभी थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ। वाई वी यूज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, क्योंकि हमारे पास तो बुक्स अवेलेबल हैं फ्रॉम वेदा। उसके बाद का अगर हम लोग देखते हैं तो फॉर मौर्यन पीरियड सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल, फॉर गुप्ता सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल। देन वाई वी डू सो, कि हम लोग जाते हैं उसको ढूंढते हैं, एक्सकावेट करते हैं, हम लोग बुक्स होते हुए भी इतना कुछ खर्च करते हैं, इतना कुछ फ्लॉरिश करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तहाँ जाके चीज़ों को ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं, वाई? तो इसका एक ही रीज़न है, एंड द रीज़न इज, अभी देखो, अभी के इंसिडेंट से मैं आपको जोड़ के चीज़ों को बताती हूँ, ठीक है। जैसे अभी कंट्री में कोई भी इंसिडेंस हुआ, राइट, तो डेट टाइम बुक
अगर हम लोग उस समय के बुक की बात करें तो अभी हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे टीवी चैनल्स को, ठीक है। जैसे बुक्स क्या था उस समय, जो कुछ भी इंसिडेंट्स हो रहा था आइदर सोशल, रिलीजियस और एनीथिंग एल्स, वो बुक्स में राइटर्स लिखा करते थे, राइट। तो अभी क्या होता है, अभी जो कुछ भी हमारे कंट्री में हो रहा है वो चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, राइट, न्यूज़पेपर्स में आता है, राइट। उसमें क्या होता है, आप अलग अलग चैनल्स को देखोगे अपने हिसाब से, राइट, अपने टीआरपी के हिसाब से या वट एवर, दैट इज अनदर थिंग, वी विल नॉट डिस्कस ऑन दैट। लेकिन जो भी कुछ होता है वो अपने तरीके से दिखाते हैं, राइट, अलग अलग चैनल्स वाले। आप ये सोचो कि उसमें से कितना जो फैक्ट होता है या फिर जो चीज़ वो जिस तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, क्या उसमें 100% वो चीज़ सही होता है? आई थिंक 50% भी नहीं होता है, बिकॉज चीज़ों को वो इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें ज़्यादा लोग उनको देख सके, ज़्यादा लोगों को उसमें इंटरेस्ट आ सके। सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद देम ऑल्सो, मीन्स आर ओल्डर राइटर्स, जो पुराने राइटर्स थे उनके साथ भी सेम ही चीज़ होता था। इवन आई कैन से कि जिन किंग्स के कोर्ट में वो रहा करते थे या जिन किंग्स का वो पीरियड होता था जिस समय वो लिखने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी इफेक्ट होता ही था, एज वी कैन से आर कंट्रीज टीवी चैनल्स, राइट। तो वो चीज उस समय भी था, राइट। तो आप सोचो कि कैसे ओनली ऑन बुक्स वी कैन थिंक कि बुक्स के बेसिस पे हम लोग हिस्ट्री राइटिंग का काम करेंगे। तो इस चीज को, इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पीछे इतने क्यों पड़े होते हैं, क्यों हम लोग ढूंढते हैं, क्यों इसका यूज करते हैं, ओके। हालांकि लिटरेरी सोर्सेज की भी अपनी खासियत है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और दोनों का कंबाइन यूज करके हम लोग कैसे हिस्ट्री राइटिंग करते हैं इसका भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ये देख लेते हैं, राइट। इसमें सबसे पहले हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज इंस्क्रिप्शन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिलेख, ठीक है। अभिलेख की अगर बात की जाए तो ये भी दो टाइप के होते थे, राइट। एक तो गवर्नमेंट मीन्स सरकारी, और एक निजी यानी कि पर्सनल, ठीक है, पर्सनल इंस्क्रिप्शंस एंड गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शंस। गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं उस समय के लिए, लेकिन जो भी हो वो जो किंग्स अपने थ्रू अपने आदेश को, अपने आज्ञा को लोगों को दिखाने के लिए जो इंस्क्रिप्शंस जारी करते थे, दैट वाज रिलेटेड टू गवर्नमेंट, वी कैन से सरकारी अभिलेख, राइट। तो गवर्नमेंटल इंस्क्रिप्शन, खैर डिवीजन तो बस मैंने इसलिए बताया ताकि आप समझो कि किस टाइप के अभिलेख होते थे। लेकिन होता क्या, इससे आखिर अभिलेख से हम लोगों को क्या फायदा होगा? तो देखो, फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उसमें डेट्स लिखे होते थे, ठीक है। तो जो पीरियडाइजेशन का जो काम है वो इससे काफी आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनमें जो स्क्रिप्ट लिखा होता था, स्क्रिप्ट्स को मैच हम लोग किया करते थे, उससे हम लोगों को वहां के कल्चर के बारे में, जैसे आप एक चीज देखो, ठीक है, ये है कोई किंगडम, ठीक है, आखिर हम लोग कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि ये यहां से यहां तक टोटली फैला हुआ है? तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है दैट इज इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला है दैट इज ऑल्सो इन प्राकृत, यहाँ पे जो मिला है दैट इज ऑल्सो इन प्राकृत, यहाँ पे भी प्राकृत और हर जगह से प्राकृत लैंग्वेज के लिखे हुए इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिला, ठीक है। अब क्या होगा, हिस्टोरियंस यहाँ पे एक्सकैवेट करेंगे, उनको जो इंस्क्रिप्शंस मिला है उसको वो मैच करेंगे, उसमें मैक्सिमम बहुत सारी चीजें मैच होंगी बिकॉज एक ही जगह पे वो मिला है। अब वो लोग एक कंक्लूजन पे यहाँ पे पहुंचेंगे कि देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है यहाँ पे प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मिला है। इट मीन्स कि रफली वी कैन से कि ये कोई एक किंगडम था जिसका कि यहाँ पे ये बाउंड्री था, राइट, ठीक है। तो ये चीज, एक तो ये फायदा हो गया कि आपको एरिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता चलता है, आपको इस समय के कल्चर के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में, कल्चर, ठीक है, आपको इस समय के सोसाइटी के बारे में पता चलता है, आपको इस समय के रिलीजन के बारे में पता चलता है, एंड इस समय के
एडमिनिस्ट्रेशन या रूल रेगुलेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेट्स की बात करें, या फिर एक आप लोगों ने एक हिस्टोरियन का नाम सुना होगा, D.R. भंडारकर। उन्होंने अशोका का जो भी इंस्क्रिप्शन था सिर्फ उसके बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग को करने का कोशिश उन्होंने किया था, ठीक है। आप समझ लो कि इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को कितना इंफॉर्मेशन मिल पाता है कि उन्होंने सिर्फ इसके बेसिस पे हिस्ट्री राइटिंग करने का कोशिश, और वी कैन नॉट से कोशिश, उन्होंने लिखा है, राइट। तो ऐसा कुछ। उसके बाद डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, जैसे कि अभी अगर हम लोग बात करते हैं जैसे मैसेज राइटिंग, आई थिंक यू माइट स्टडीड इट। जो हम लोग मैसेज राइटिंग करते हैं, नॉट फोन वाला मैसेज, जो हम लोगों ने ग्रामर में पढ़ा था मैसेज राइटिंग, उसमें ऊपर में डेट और टाइमिंग डालना होता है, राइट। तो उस समय टाइमिंग तो नहीं, बट रफली एक डेट डाला जाता था, राइट। तो उससे हम लोग को पीरियड के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सोसाइटी और कल्चर, तो एरिया के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। तो मैं सबसे पहले जो एग्जांपल देना चाहूंगी वो देना चाहूंगी अशोका के इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि सबसे पहले मिला है इंडिया में, ठीक है। तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो अशोक ने कलिंगा वॉर किया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को खारवेल का जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उससे पता चलता है। अगर वो नहीं होता, मीन्स वो इंस्क्रिप्शन नहीं होता, तो अशोका का जो 13th इंस्क्रिप्शन है, राइट, उससे हम लोग को कलिंगा वॉर के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस समय अशोका डिस्क्राइब करता है कि हाउ ही फाउट इट एंड व्हाट हैपेंड इन बैटल फील्ड एंड व्हाट नाउ ही हैज डिसाइडेड। तो ये सारा कुछ उसने 13th इंस्क्रिप्शन में डाला था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता चलता है कि अच्छा, उस समय भी ऐसा था कि रिलीजन में लोगों को मारना, खून करना, ये सारा कुछ सही नहीं माना जाता था रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड वी कैन से कि हमारा सोसाइटी भी ऐसा था, हमारा थिंकिंग ऐसा था कि लोगों के प्रति दया हो। इवन अगर हम लोग बात करें कि अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन है, अगर हम फर्स्ट से ही बात करते हैं तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि अब से क्या है कि जानवरों को कम से कम मारा जाएगा, ठीक है। जो भी बड़े बड़े समारोह होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उस पर रोक लगाया जाएगा। ये पूरी प्रजा मेरी संतान है। ये सारा कुछ कहाँ से पता चलता है? ये सारा कुछ पता चलता है हमें इंस्क्रिप्शन से। बिकॉज अशोक के पीरियड में अशोक ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी रिफॉर्म्स किया, या फिर जो कुछ भी उसने नया स्टार्ट किया, लाइक धम्मा मात्रों को नियुक्त किया, या फिर जिन लोगों को, जितने भी लोग थे, वी कैन से जो भी मैसेंजर्स थे रिलीजन से जुड़े, उन लोगों को दूसरे कंट्रीज में भेजा। अपने सन महेंद्र और जो उसकी डॉक्टर थी संघमित्रा, उसको वो श्रीलंका भेजता। सारा कुछ हम लोग को इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। अगर वो इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो वी कैन से कि हम लोग इतना कुछ जान ही नहीं पाते, राइट। तो इंस्क्रिप्शन का ये आपका इम्पॉर्टेंस रहा है। उससे थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगर हम लोग एहोल इंस्क्रिप्शन की बात करें तो उससे हम लोग को पुलकेशिन सेकंड के बारे में पता चलता है कि कैसे उसने विक्ट्री हासिल किया था, हर्ष के साथ उसका क्या क्लैशिंग था, क्या था, हर कुछ पता चलता है। उसके बाद स्कंदगुप्त के पीरियड का जो इंस्क्रिप्शन है, गुप्तास पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को मिले हैं गुप्ता पीरियड से। इवन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो कुमार गुप्ता के पीरियड के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। समुद्रगुप्त के पीरियड का इंस्क्रिप्शन आप लोग एक बहुत ही नोन इंस्क्रिप्शन है, दैट इज प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा, एक और चीज, इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड प्रशस्ति? हिंदी में भी उसको प्रशस्ति ही बोलते हैं। क्या डिफरेंस होता है इसके बीच में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड है, राइट, और उसका मतलब होता है किसी का प्रेज करना, यानी कि प्रशंसा करना, ठीक है। तो उस पीरियड में इवन अभी भी आप देखो कि अपने से जो ऊंचे लोग होते हैं, इवन ऊंचा वर्ड तो आई कांट यूज, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे लोग जिनके अंडर में हम हैं, तो लोगों का ऐसा टेंडेंसी होता है कि वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका प्रेज करते हैं, बड़ाई करते हैं। जैसे टीवी चैनल्स को आप देख लो, तो ये चीज होता है। तो आप उस समय के जो राइटर्स थे वो लोग भी ये काम किया करते थे, ठीक है। और ऐसे में बहुत सारे प्रेज में प्रशस्तिज लिखे गए। उसमें प्रयाग प्रशस्ति जो है वो सबसे फेमस
प्रशस्ति माना जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रशस्ति वर्ड, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग को इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है। अगर इंस्क्रिप्शन नहीं होता तो इतना कुछ जितना अभी हम लोग एंशिएंट पीरियड के बारे में जान पाते हैं वो हम लोग नहीं जान पाते, ठीक है। तो आई होप कि आप इंस्क्रिप्शन समझ गए होंगे। अब हम लोग अपने सेकेंड जो हमारा जो पुरातात्विक स्रोत जो है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स जो है, उसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉइन की बात करते हैं, ठीक है। कॉइन से हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो इसमें कॉइन के साथ जो स्टाम्प्स होते थे, मुहर होते थे, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, सेम थिंग हैपन विद जो यहाँ पे हुआ था वही कॉइन्स के साथ भी होता है, ठीक है। पहली बात तो कि अगर ये किंगडम है, राइट, या ये एक एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स, एक ही टाइप के कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, एक ही टाइप के कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स या बहुत सारे स्टाम्प्स, बहुत सारे मुहर, ठीक है। तो हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एरिया है ये किंगडम का पार्ट है, ठीक है, ये एक किंगडम का पार्ट है। लेकिन अब आप सोचो कि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स मिले हैं, ठीक है, और यहां से काफी दूर यहां ऐसे 2-4 कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। अब आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, आप ये अंदाजा लगा सकते हो, जैसे अभी के टाइम में आप देखो कि हमारे कंट्री में अगर आप देखोगे तो पैसे, जो हमारे कंट्री का जो पैसा है, रुपया, वो तो हर जगह अवेलेबल होगा, हर किसी के घर में अवेलेबल होगा, बैंक्स में अवेलेबल, हर जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन दूसरे कंट्री का जो भी पैसा है, ठीक है, मनी है, वो हमारे यहाँ इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा और हर जगह अवेलेबल नहीं होगा, राइट। वो किसी खास जगह पे होगा, लाइक इन बैंक या फिर किसी बहुत ही सिलेक्टेड जगह पे वो अवेलेबल होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो हमारी कंट्री का नहीं है, हमारी कंट्री में वो इतना अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यही सेम चीज उस समय के लिए भी था। अगर यहाँ का कोई सिक्का या यहाँ का कोई मुहर अगर यहाँ मिलता है तो पहली बात तो कि इतने ब्रॉड एरिया में अगर एक ही टाइप का कॉइन बहुत सारा मिला है तो यानी कि ये किंगडम है, राइट। अब यहाँ से काफी दूर सीवेज से होते हुए, यानी कि वाटरवे से होते हुए काफी दूर एक एरिया है, वहां पे 2-4 कॉइन्स या थोड़े बहुत कॉइन्स मिले हैं। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब निकाला जाएगा कि अच्छा ये सीवे से होते हुए इसके साथ ट्रेड यानी कि व्यापार होता था, है ना। तो एक तो आपको ट्रेड के बारे में इस समय के इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पता चला, राइट, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पता चला। उसके बाद सेकंड है मतलब इस समय के अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पता चला। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि कोई भी किंगडम कितना संपन्न है, कितना प्रॉस्पेरस है, इसके बारे में पता चलता है। कैसे? जैसे देखो, अगर कोई किंगडम बहुत प्रॉस्पेरस है तो वो क्या करेगा, वो गोल्ड के कॉइन्स बनाएगा, वो सिल्वर के कॉइन्स बनाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई किंगडम ऐसा है जहां पे थोड़ा सा क्राइसिस है, यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जो सस्ते मेटल्स होंगे उससे कॉइन्स बनाएगा, राइट। तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो एंशिएंट पीरियड के कॉइन्स थे वो सिल्वर के भी थे, गोल्ड के भी थे, कॉपर के भी थे, राइट। उसके अलावा इवन हम लोग बोलते हैं कि शीशे के भी थे, और एक मिक्स्ड अलॉय तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स को मिला के अलॉय ही बोलेंगे, प्रोटीन डेट वाज कॉल्ड, उसके भी सिक्के बनते थे, ठीक है। तो इसके प्रॉस्पेरिटी यानी कि संपन्नता के बारे में पता चलता है कि कोई भी किंगडम कितना संपन्न था, ठीक है। इसके अलावा टाइमिंग के बारे में पता चलता है, यानी कि काल निर्धारण में ये हमारा सहायक है, हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ऑन मोस्ट ऑफ द कॉइन्स डेट वाज गिवन, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस समय सेल्यूकस इंडिया आया था, ठीक है, सॉरी नॉट सेल्यूकस, सिकंदर इंडिया आया था, उस समय के पीरियड के बारे में कैसे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, घनानंद का पीरियड के बारे में हम लोग को कैसे पता चल पाता है, वो इस कारण पता चल पाता है क्योंकि उसका जो कॉइन था उस पर जो डेट था दिया हुआ, इनग्राफ्ट था, उससे हम लोग पता करते हैं कि कैसे
उस समय में वो इंडिया आया, और उस समय में इंडिया में वहाँ मगध वाले एरिया का किंग कौन था, राजा कौन था, ठीक है। तो ये सारा कुछ होता है। फिर उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बाउंड्री की तो बात मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया बाउंड्री के बारे में। तो बाउंड्री जो है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पता चलता है कॉइन से? तो कॉइन से एक और चीज पता चलता है, वो है मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या होता है? जैसे इन हिंदी इट विल बी नोन एज धातु विज्ञान। यस, धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान के बारे में पता चलता है कि अच्छा, अगर वो लोग कॉपर का कॉइन बना पा रहे हैं, इट मीन्स दे आर नोइंग अबाउट अलॉय। कैसे कांसे का अगर सिक्का बना रहे हैं तो दे आर नोइंग अबाउट अलॉय। कैसे कॉपर को और टीन को मिक्स करना है, कैसे उससे सिक्के बनाने हैं, तो ये उनको पता है, ठीक है, तभी वो बना पाएंगे ना अलॉय। तो ये सारा कुछ हम लोगों को पता चलता है। तो कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये कब से स्टार्ट होता है? हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो पीरियड है उस समय का तो कोई कॉइन हम लोगों को मिलता नहीं है, बस कुछ मुहर मिलते हैं, राइट। और उससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, वैदिक पीरियड का भी कुछ वैसा कुछ खास नहीं है। उस समय में भी निस्क नाम का एक वो कॉइन नहीं होता था, वो मुहर नहीं होता था, वो एक आभूषण ज्वेलरी होता था जिसका यूज वो लोग सामान के अदला बदली में क्या करते थे, खरीद बिक्री में किया करते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियड तक आते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो पर्ण धारण, काकणी, ये सारा कुछ जो टाइप का सिक्का बोलो, मुहर बोलो, जो भी बोलो, वो मिलता है। फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंडो ग्रीक्स आते हैं, तो इंडो ग्रीक्स आते हैं, शक्स आते हैं, कुषाण, सातवाहन, इन सब का जो पीरियड होता है, अब तक आते आते काफी ज्यादा जो सिक्के का जो कला है, सिक्का निर्माण का, कॉइन बनाने का की जो कला है, वो काफी ज्यादा वो फ्लरिश हो जाता है और सिक्के बनने लगते हैं। अब इस पीरियड तक आते आते जैसे हम लोग बीमा कट फिशेस की बात करते हैं, ठीक है। तो उसके टाइम तक आते आते जो मूर्तियां या फिर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बनाए जाने लगते हैं सिक्कों पे। फिर आगे के पीरियड में, गुप्ता पीरियड तक आते आते ये चीज जो है वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। वो हम लोग बोल सकते हैं कि उस समय जो दिनार और रूपक, ये जो है ये काफी डेवलप्ड फॉर्म का सिक्का है, ठीक है। तो सिक्कों से क्या क्या हम लोगों को मिलता है इंफॉर्मेशन, कैसे हम लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में ही आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। कॉइन्स हो गया हमारा, इंस्क्रिप्शन हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिल्डिंग्स की या फिर भवन के जो अवशेष हैं उसकी, ठीक है। तो अगर हम लोग हिंदी में इसको हम लोग भवन अवशेष या भग्नावशेष भी बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका। तो मॉन्यूमेंट में ही इसको रखना चाहिए, मेरे समझ से रखना नहीं चाहिए, है ये मॉन्यूमेंट में ही आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहला जो इसका हम बोल सकते हैं कि एविडेंस इस टाइप का जो मिला है वो हमारा है ग्रेट बाथ, ठीक है। और ये ग्रेट बाथ कब का है? तो ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। ग्रेट बाथ जो है, और या फिर इस समय ग्रैंडरी भी मिला है, ठीक है। ये इसको हिंदी में हम लोग स्नानागार बोलते हैं, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। और ये ग्रैंडरी जो आपका है इसको हम लोग अन्नागार बोलते हैं, राइट। ये आपका हड़प्पा से भी मिला है, जो सीरीज में 2 सीरीज में था, और मोहनजोदड़ो से भी मिला है, ठीक है। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आप यहीं से देखो, ग्रेट बात से हम लोगों को पता चलता है कि कैसे उस समय लोग एक जगह कलेक्ट होते थे, इकट्ठे होते थे, कैसे वो लोग रिलीजियस मे बी फॉर रिलीजियस पर्पस ओनली इट वुड बी यूज्ड, तो कैसे उसका यूज करते थे। ग्रैंडरी के बारे में हम लोग को पता चलता है कि कैसे ऐसे समय के लिए, ऐसे सिचुएशन के लिए जब उनको प्रॉब्लम हो, कैसे वो लोग ग्रेन्स को कलेक्ट करके अनाज को इकट्ठा करके रखते थे। तो ये सारा कुछ आपको पता चलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखते हो कि कुम्हरार में एक पिलर का, या कुम्हरार में नॉट ओनली पिलर, एक महल का अवशेष मिलता है, राइट। और वो महल जो था वो कुछ ऐसा था कि पत्थर के पिलर्स थे। अभी भी आप कुम्हरार पार्क अगर जाते हो
तो देखते हो कि वहां पे एक बड़ा सा पिलर रखा हुआ है, राइट, पत्थर का। तो वो चीज जो फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया में जो फर्स्ट महल का अवशेष मिलता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बड़ा सा महल बनाया था लकड़ी का, वो भी तो पत्थर के सील्स जो थे वो उसका पिलर के जैसा यूज किया गया था। तो ये सारा कुछ उससे हम लोगों को उस समय के इट मीन्स मॉडर्न पीरियड के कला के बारे में भी कुछ हद तक पता चलता है, कैसे उस समय के जो आर्टिस्ट थे, जो आर्किटेक्चर्स थे, वो किस तरीके से डेवलप्ड फॉर्म में वो चीजों को बनाया करते थे, ठीक है। तो ये पिलर से भी पता चल सकता है, क्योंकि पिलर जो है वो ऊपर से नीचे तक कहीं पे जॉइंट नहीं है, बिल्कुल चिकना, बिल्कुल शाइनी, तो ये सारा कुछ, ठीक है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियड में ही अशोका के पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो उसने बहुत सारी पहले तो इंस्क्रिप्शन तो हम लोग देख चुके हैं कि उसने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस खुदवाए थे, बहुत सारे पिलर्स बनवाए थे। इसके अलावा जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसने बराबर पहाड़ी पे आजीवक ग्रुप जो था, आजीवक जो संप्रदाय था, उसके रहने के लिए उसने गुफाओं को बनवाया था, जिसमें 4 गुफा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बरगद गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर। तो ये सारे गुफाओं के बारे में हम लोग जानते हैं जो कि मॉडर्न पीरियड के हैं। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दशरथ जो कि उसका पोता, या फिर हम बोले कि उसका आगे मीन्स उसका पोता या फिर उसके वंश का जो था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि उसने भी नागार्जुनी पहाड़ी जो है वहां पे उसने बनाया था, आजीविकों के रहने के लिए गुफाओं को बनवाया था। तो उस समय कैसे अंदर से रूम, रेक्टेंगुलर रूम, फिर उसके बाद बेलनाकार ऊपर से उसका छत, अंदर से उसको पेंट तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, उसको शाइनी लुक दिया जाता था। तो ये सारा कुछ हम लोग वो बिल्कुल भी नहीं पता चलता अगर ये सारे एविडेंसेस हमारे पास मौजूद नहीं होते और हम लोग इसका यूज हिस्ट्री राइटिंग के लिए नहीं कर रहे होते, ठीक है। इससे जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वो है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के बारे में भी हम लोगों को पता कहाँ से चलता है, गुप्ता पीरियड के रिलीजियस व्यू, गुप्ता पीरियड के प्रॉस्पेरिटी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग को पता चलता है कहाँ से, वो है मंदिर। इस समय में मंदिर का निर्माण होना स्टार्ट हो चुका था। और अगर आप लोग बात करें तो इस समय हम लोग बोल सकते हैं कि यही वो पीरियड था जब फर्स्ट टाइम इंडिया में मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, राइट। इसमें बहुत सारे मंदिर आते हैं, भीतरगांव का मंदिर, कहलगांव का मंदिर, बहुत सारे मंदिर इस पीरियड के हैं हमारे पास, हमारे कंट्री में उसका एविडेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से उस समय का जो भी मतलब भवन के जो अवशेष हैं, जो भी कुछ हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, तो उससे हम लोगों को पता चलता है उस समय के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन अगर अच्छा होगा तभी किंग्स जो होंगे वो इन चीजों पे खर्च करेंगे, राइट। तो ये सारा कुछ आपका हो गया। उसके अलावा एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर देखो गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो यहाँ पे एक मंदिर बना है, ठीक है। तो मंदिर भी बाउंड्री जो होता है उसको डिसाइड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर जो भवन होता है, अगर यहाँ पे यहाँ पे, तो इस तरीके से प्लेसेस को अगर हम लोग कनेक्ट करके देखें तो बाउंड्रीज के बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सबसे जो इम्पॉर्टेंट और वेल नोन जो भवन है या फिर मॉन्यूमेंट है इवन अभी भी है उसका अवशेष, तो उसमें नालंदा महाविहार है, उसका नाम सबसे ज्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही वेल नोन हम लोग बोल सकते हैं कि एक सोर्स है, ठीक है, एक भवन है। तो ये आपका भवन में हो गया। हम लोगों ने बात किया इंस्क्रिप्शन के बारे में, कॉइन के बारे में, भवन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चित्रकला के बारे में, राइट। चित्रकला या पेंटिंग की अगर बात करें तो ये एक ऐसा आर्ट है जो स्टोन एज से ही लोगों ने इसका ये किया था, ठीक है। स्टोन एज से ही लोग पेंटिंग का काम करते थे। जैसे आप लोगों ने भीमबेटका के बारे में सुना होगा, है ना, बाघ की गुफाएं, है ना। लेकिन आगे जब हम लोग को हिस्ट्री राइटिंग वाला पीरियड मीन्स लिटरेरी सोर्सेज जिस समय के लिए अवेलेबल है, उस समय की भी अगर हम लोग बात करें तो इस समय में अजंता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एलोरा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे केव पेंटिंग्स हैं
जो कि एंशिएंट पीरियड से रिलेटेड है और उस समय के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम लोगों ने बात किया कॉइन्स के बारे में, हम लोगों ने बात किया इंस्क्रिप्शन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने बात किया मॉन्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया पेंटिंग के बारे में। अब कुछ और भी सामान हैं जो कि उस टाइम के जो लोग थे उसके थ्रू यूज किए जाते थे। जैसे उसमें हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट में अदर आइटम्स। ठीक है, अदर आइटम्स या फिर अन्य सामान। तो ये जो अन्य सामान है या अदर आइटम्स है, इसमें और क्या क्या आ जाएंगे? पॉटरी आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा कि पॉटरी के बेसिस पे या फिर हम लोग बोले कि जो पीरियडाइजेशन का काम होता है उसमें पॉटरी को भी बेस बनाया जाता है, राइट। जैसे हम लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड में लोग जो है वो ब्लैक एंड रेड पॉटरी यूज करते थे। उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रे पॉटरी यूज किया जाता था। ठीक है, PGW के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। तो ये सारा कुछ है। तो इससे भी हम लोगों को पता चलता है कि किस पीरियड के लोग किस टाइप के बर्तन यूज करते थे। और इससे होता क्या है, देखो आप, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग जान लो कि जो ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जो एक्सकैवेशन होता है या किसी भी साइट का, साइट आप लोग समझ रहे हो, जहां पे भी हम लोगों को ये सारा कुछ सोर्सेस मिलेगा उस जगह को हम लोग साइट बोलते हैं। ठीक है, जिसकी हम लोग खुदाई कर रहे हैं उसको हम लोग साइट बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी साइट का दो तरीके से एक्सकैवेशन होता है, खुदाई होता है। ठीक है, एक होता है इस तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, एक होता है वर्टिकल। आपका जो इस तरीके से खुदाई होता है ऐसा, मतलब लेयर बाई लेयर, तो उसमें क्या होता है ना, ये काफी कम होता है क्योंकि ये काफी खर्चीला भी है। और दूसरी बात क्या है कि आप देखो, अगर इस वे में खुदाई होगा, इस वे में लेयर वाइज, तो काफी सारी परेशानियां आएंगी। लाइक सबसे पहले तो अगर वहां पे लोग रह रहे हैं उन लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे आप ऐसा देखो, अगर हम लोग मगध की बात करें, मगध एम्पायर की, तो हम लोगों को कुम्हरार का एविडेंस मिला है। कुम्हरार पार्क में जो महल, पार्क के आसपास वाले एरिया में जो महल था उसका। ठीक है, लेकिन इस एरिया में, पटना वाले एरिया में बहुत ज्यादा कुछ एक्सकावेट नहीं हो पाया। रीजन ये है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इस तरीके से है कि इन लोगों को रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लिया जाए ये हो नहीं सकता है, राइट। तो इस कारण से काफी जो चीजें हैं वो हम लोग नहीं जान पाते हैं, काफी चीजों को हम नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे की बात करें तो देखो, हाँ, तो एक तो ये आपका हो गया इस तरीके से खुदाई, तो ये काफी कम हो पाता है। तो इसमें होता क्या है ना कि ऐसे पूरा अगर खुदाई होता है, लेयर बाय लेयर चीजें हटती है। तो पहले एक अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे इस पूरे एरिया में, ठीक है, अगर एक मान लो कि कोई सामान या फिर कोई सेम पॉटरी मिला हो, ठीक है, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे वाले में कोई अलग कलर का पॉटरी मिला हो, मतलब एक पूरा जो लेयर है उसको खुदाई करके उसको हटा दिया जाए तो नीचे में दूसरे कलर का पॉटरी, तो उससे क्या अंदाजा लगाया जाता है कि अच्छा, नीचे वाले जो कलर का पॉटरी है वो ऊपर वाले से पहले के पीरियड का है। ठीक है, यानी कि नीचे का पहले वो वाला था सिविलाइजेशन या फिर जो भी है, उसके ऊपर वो जब डिक्लाइन हुआ तो उसके ऊपर ये वाला फ्लोरिश किया। ठीक है, एक जो खुदाई होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक खुदाई किया जाता है। इससे जो भी सामान बीच में हम लोगों को मिलता है उसका यूज हम लोग हिस्ट्री राइटिंग के लिए करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ये जो इससे जो हम लोगों को सामान मिलता है, ठीक है, दोनों ही मतलब वी कैन से कि दोनों जो मेथड्स हैं वो यूजफुल हैं, लेकिन ये वाला जो खुदाई है इस तरीके से तो ये ज्यादा हिस्टोरियंस के थ्रू किया जाता है, क्योंकि इसमें एक तो खर्च बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम मतलब सेकंड के थ्रू थोड़ा कम होता है, लेकिन परेशानियां कम होती है, लोगों को रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, चीजों को डिस्टर्ब नहीं होना होता है। मतलब अगर लंबा जैसे एक आप कुएं को खोद रहे हो उसमें कितना ही चीज डिस्टर्ब होगा, राइट, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि अदर सामान में अगर हम लोग बात करें तो आप उस समय के पॉटरीज हो गए, ज्वेलरीज हो गए, और आपका अदर टूल्स हो गया, जैसे किस तरीके के टूल्स वो यूज करते थे। जैसे स्टोन पीरियड की बात करो तो स्टोन पीरियड में पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो टूल बेस्ड है, ये किस पीरियड के लोग कैसा टूल यूज करते थे। अब अगर
कहने का मतलब है कि अगर कहीं से माइक्रोलिथ मिला है, जैसे इंडिया के किसी पार्ट से अगर माइक्रोलिथ मिला है, तो हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि चलो भाई ऐसा टूल माइक्रोलिथिक एज का है और ये माइक्रोलिथिक साइट है। मतलब सिंपली टूल पे बेस बना के ही हम हिस्ट्री राइटिंग उस पीरियड का कर रहे हैं, स्टोन एज का, राइट। तो ये सारा कुछ है कि कैसे हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को ये बात पता है कि जिस चीज का, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। हम लोगों ने ये जान लिया कि कैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे लिए हिस्ट्री राइटिंग में हमारी मदद करते हैं। लेकिन आप ये जानो कि इसका नेगेटिव साइड क्या है, मीन्स इसमें कमियां क्या क्या है, राइट। तो कमियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली बात कि क्या इतने टाइम बाद, अच्छा हाँ एक और चीज, इस समय में जो अदर आइटम्स है उसमें हम लोग बरियल की भी बात करेंगे, ठीक है। जो डेड बॉडीज होते थे उनका जो क्या हम लोग बोल सकते हैं, जो दफनाए जाते थे, वो भी काफी यूजफुल है। और ये कैसे यूजफुल है, तो देखो ये इस तरीके से यूजफुल है कि उस समय के जो लोग थे, जैसे अगर किसी को दफना रहे हैं, राइट, तो उस समय के लोगों को भी ये बिलीव था कि लोगों का फिर से रीबर्थ होता है, मीन्स लोगों का रीबर्थ होता है आफ्टर डेथ। तो उन लोगों को ऐसा लगता था, जैसे कि अभी लोग भी मानते हैं कि अगर अभी के टाइम में उनके डेड बॉडी के साथ सामान को दफनाया जाए, रखा जाए, तो नेक्स्ट जो उनका जन्म होगा उसमें वो उस सामान का यूज करेंगे। तो ये क्या करते थे कि जैसे अगर कोई डेड बॉडी है तो डेड बॉडी का जो बरियल है उसके साथ सामान भी डाल दिया करते थे, ठीक है। तो आपको एक बरियल मिला, राइट, कोई डेड बॉडी मिला, कंकाल मिला, स्केलेटल मिला, तो उसके साथ जो बर्तन मिले, कुछ ज्वेलरीज मिले, कुछ सामान मिला, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ठीक है इस समय का ऐसा ऐसा था, ऐसा बिलीव था, ये था, जो भी है ये सामान यूज करते थे, सारा कुछ, ठीक है। तो अब ये सारा चीज हो गया। अब इसका नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड ये है कि आप ऐसा सोचो कि ये जो सामान है, ये सारा कुछ जो है वो थाउजेंड्स, नॉट थाउजेंड बट थाउजेंड्स ईयर्स पहले के हैं। क्या ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में वो लोग यूज किया करते थे? नहीं, बहुत लेस, बहुत कम सामान ऐसे होंगे जो कि इस फॉर्म में है कि जिस फॉर्म में उसका यूज करते थे। इवन आप हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करो तो उस समय का जो माउंड वगैरह मिला है, या फिर जो भी सीताडेल बोलते हो आप, या जो भी मिलता है, पूरा स्ट्रक्चर उस फॉर्म में है ही नहीं जिस फॉर्म में उस समय था। क्यों? क्योंकि चोर जो थे उस समय का, कि वो चोर जो थे वो ईंट चुरा के लेके चले गए थे, ठीक है। तो काफी जो एरिया था वो मतलब जो स्ट्रक्चर था वो उस समय चोरों के कारण डैमेज हो गया था, ठीक है। तो वही सेम चीज जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं या फिर जितने भी सामान है, सारी चीजों के साथ है। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड है। तो इस कारण से हम लोगों को जरूरत पड़ती है लिटरेरी सोर्सेज की, ठीक है, ताकि इससे जो इंफॉर्मेशन मिला है उसको कलेक्ट करते हुए अब जो लिटरेरी सोर्सेस है उससे इंफॉर्मेशन को लें और दोनों को मिला के हम लोग हिस्ट्री राइटिंग का काम करें, ठीक है। तो आई होप कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, पुरातात्विक साक्ष्य जो है, वो ऑलमोस्ट आपको पता चल गया होगा। आप कोई भी एक बुक ले लो, ठीक है। आई विल नॉट टेल यू कि आपको इस राइटर का बुक लेना है, बिकॉज हिस्ट्री में क्या होता है कि आपका कंफर्ट जोन होता है लैंग्वेज के साथ, कि आप किस बुक के लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो, राइट। तो आप देख लो, आप जिस भी बुक के लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो वो एक बुक ले लो। एटलीस्ट जो टॉपिक मैं यहाँ पे बताई हूँ उसको आप एक बार जाके देखो, ताकि आपको पता चले कि सच में क्या ऐसा है, और अगर है तो एटलीस्ट वंस यू शुड रीड द बुक, ठीक है। तो आप उसको पढ़ो। कल मैं यहाँ पे बात करूंगी आप लोगों के साथ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। और लिटरेरी सोर्सेज के बाद एक बार, जैसे कि आज हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा, कल लिटरेरी सोर्सेज तो पहले पढ़ेंगे ही, उसके बाद एक बार हम लोग कंपेयर, मतलब लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दोनों को मिला के हम लोग देखेंगे कि कैसे दोनों को मिला के हम लोग हिस्ट्री को लिखने का काम करते हैं। और अगर एक ना हो, या तो लिटरेरी ना हो या तो आर्कियोलॉजिकल ना हो, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है हमारे हिस्ट्री राइटिंग में, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।